अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा जो पलकें उठाकर देख ले तो ऐसा लगे जैसे दुनिया थम सी गई है। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि सुंदरता की मिसाल है। उनके जैसा न कोई अब तक हुआ है और न शायद कभी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से मशहूर और सबसे सुंदर मधुबाला के बारे में। आज जानेंगे मधुबाला के अनसुने किस्से और उनके अधूरे प्यार की दास्तान और जीवन के बारे में बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन का किस्सा और आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। मधुबाला को जो भी एक बार देख लेता वो उन्हें कभी भुला नहीं पाता। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। उनके बारे में कहा जाता है कि असल में वो इतनी खूबसूरत थी कि उस वक्त के कैमरे उनकी केवल 2% खूबसूरती ही कैच कर पाए। दोस्तों, मधुबाला का जन्म वैलेंटाइन के दिन यानी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज जहां बेगम था। इनके पिता का नाम अताउल्ला खान और मां का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला 11 भाई बहन थे और वो 5वें नंबर की थी। उनके पिता तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी ये नौकरी छूट गई और वो दिल्ली चले आए और काम की तलाश शुरू कर दी। घर के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। 2 वक्त का खाना जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा था। जो वाकई में सुनकर रोना आता है कि इतना कुछ सहा है इतनी कम उम्र में मधुबाला ने। देखिए, मधु आपा जब छोटी थी तो ये ज़रूर सहा उन्होंने कि स्टूडियो भटकना, खाना नहीं मिलना या घर अच्छा नहीं, कई रातें सड़कों पे गुजारना, ये सब ज़रूर सहा। लेकिन मधुबाला को गाने का बहुत शौक था और संयोग से उन्हें एक बार रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला जहां बच्चों पर एक कार्यक्रम चल रहा था, निशाना और श्रृंगार। जिस दिन मुमताज का कार्यक्रम होना था उस दिन वहां बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर भी मौजूद थे। उन्होंने मुमताज का कार्यक्रम देखा और वो इस बच्ची से बहुत प्रभावित हो गए। उस समय फिल्म बसंत की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म के लिए वो एक बच्ची की तलाश कर रहे थे। उन्होंने मुमताज को बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलवाया और देविका रानी को मुमताज बहुत पसंद आई और इस तरह मुमताज को पहली बार इस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका मिला। मंजू रानी आपको एक गाना सुनाएंगी। हाँ जी, क्या गाएंगी आप? तुमको मुबारक हो। अच्छा, गाइए। तुमको मुबारक हो, ऊंचे महलिए, हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां, हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। इस फिल्म के लिए उन्हें 150 रुपये महीने मिल रहा था। यह फिल्म सुपरहिट रही और अताउल्ला खान अब अपने परिवार को लेकर बॉम्बे आ गए। इसके बाद मुमताज को लेकर उनके पिता स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू किए और ये समय उनके लिए काफ़ी संघर्ष भरा था। काफ़ी संघर्ष करने के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और रंजीत स्टूडियो ने छोटी सी मुमताज को 5 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। इस तरह मुमताज का सारा बचपन फिल्मों में काम करने और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में चला गया। यहाँ तक कि उनको स्कूल जाने तक का भी मौका नहीं मिला। अब उनके पिता उनके मैनेजर बन गए और बड़े होते होते मुमताज अब मधुबाला बन गई थी। मधुबाला को एज ए लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म मिली नीलकमल, जिसमें उनके अपोजिट हीरो थे राज कपूर। ये राज कपूर की भी पहली फिल्म थी और इस समय मधुबाला की उम्र महज 14 साल थी। जब नीलकमल रिलीज हुई तो हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। नीलकमल के बाद उनके पास फिल्मों की झड़ी लग गई। मधुबाला से जुड़ा हर फैसला उनके पिता किया करते थे और उनके पिता ने बिना सोचे समझे कुछ ऐसी फिल्मों को करने का निर्णय लिया जो गलत साबित हुआ और उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप चली गई।
क्योंकि उनके पिता ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन मधुबाला ने हार नहीं मानी और एक बार उनकी किस्मत ने फिर करवट ली। 1949 में उनकी एक फिल्म आई महल, जिसको मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही ने डायरेक्ट किया था। सस्पेंस से भरी यह फिल्म सुपरहिट रही और 1950 तक मधुबाला हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। उस समय हर अभिनेता मधुबाला के साथ काम करना चाहता था। इतना ही नहीं, उनकी खूबसूरती से हॉलीवुड भी अछूता नहीं था। उन्हें हॉलीवुड से भी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन उनके पिता ने इनकार कर दिया। इसके बाद 1950 में उनकी पहली फिल्म आई बादल। इसमें उनके अपोजिट हीरो थे प्रेमनाथ। शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। इस दौर में मधुबाला का कैरियर अपने पीक पर था और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों का धर्म अलग था, इसलिए मधुबाला के पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया। प्रेमनाथ ने उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री बीना राय से शादी कर लिया, लेकिन वो कभी मधुबाला को भुला ही नहीं पाए और रात दिन शराब पीने लगे। जब मधुबाला को पता चला तो मधुबाला ने उन्हें शराब ना पीने के लिए अपनी कसम दे डाली और इसके बाद प्रेमनाथ ने 14 साल तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इसके बाद मधुबाला अपनी शूटिंग में बिजी हो गई। मधुबाला की दीवानगी उनके फैंस में इतनी ज़्यादा थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उतावले हो जाते थे। बॉडीगार्ड रखने का चलन मधुबाला ने ही शुरू किया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनकी खूबसूरती को देखकर उनके को एक्टर अपना डायलॉग तक बोलना भूल जाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो वक्त की बहुत पाबंद थी और सेट पर कभी भी लेट नहीं पहुंचती थी। साल 1954 में उनकी फिल्म आई बहुत दिन हुए और इसी फिल्म के सेट पर उनको पहली बार खून की उल्टी हुई थी, लेकिन वो लगातार काम करती रही। इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई तराना, जिसमें उनके अपोजिट दिलीप कुमार थे और इसी सेट पर दोनों पहली बार मिले और धीरे धीरे मधुबाला दिलीप कुमार को अपना दिल दे बैठी। एक दिन मधुबाला ने गुलाब के फूल के साथ दिलीप साहब को खत लिखा और खत में लिखा कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आप इस गुलाब को कबूल फरमाएं, और दिलीप साहब ने भी मुस्कुराकर मधुबाला की मोहब्बत कबूल कर ली। अब मधुबाला से मिलने का दिलीप कुमार कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके सेट पर चले जाया करते थे और चारों तरफ इन दोनों के प्यार के चर्चे होने लगे। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि आसिफ ने अपनी अगली फिल्म मुगले आजम के लिए इन दोनों को साइन कर लिया। इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन आगे इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। सन 1956 में B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर के लिए इन दोनों को साइन किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और इस फिल्म को B.R. चोपड़ा आउटडोर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भोपाल में भी शूट करना चाहते थे, जहां लगभग 2 महीने की शूटिंग होनी थी, लेकिन अताउल्ला खान ने मधुबाला को आउटडोर शूटिंग के लिए मना कर दिया क्योंकि वो मधुबाला को बॉम्बे से बाहर जाने नहीं देते थे। बस यहीं से बात बिगड़ गई। गुस्से में आकर B.R. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह फिल्म में बैजंती माला को साइन कर लिया। इन सब में दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का साथ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अताउल्ला खान अपनी बेकार की जिद की वजह से मधुबाला को बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस फिल्म की शूटिंग को रोकने के लिए अताउल्ला खान ने B.R. चोपड़ा पर केस कर दिया, तो B.R. चोपड़ा ने 30,000 रुपया साइनिंग अमाउंट वापस लेने के लिए उन पर उल्टा केस कर डाला। और मधुबाला के घर वाले इस बात से हैरान थे कि आखिर दिलीप कुमार मधुबाला का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन सब में दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का साथ दिया और इस बात से मधुबाला के दिल को बहुत ठेस पहुंची और इन दोनों की राहें अलग हो गई। 7 साल का गहरा प्यार एक झटके में बिखर गया। इसके बाद इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों ने अताउल्ला खान और B.R. चोपड़ा की सुलह करवा दी। अब मधुबाला बस इतना चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता को सॉरी बोल दें, लेकिन दिलीप कुमार उनसे सॉरी बोलने के लिए राजी नहीं हुए। इस बात का जिक्र उनकी छोटी बहन मधु भूषण ने एक इंटरव्यू में भी किया था। सॉरी एक उनका अहम बन गया, एक उनका गुरूर था कि मैं तो नहीं बोलूँगा सॉरी। तो शी सेड आप अगर इन्हें सॉरी नहीं बोलेंगे, मैं इनकी बेटी हूँ, ख़त्म कर दो ना, घर में बोलना है, कौन सा बाहर बोलना है। मैंने एक छोटा सा लफ्ज़ सॉरी मेरे फादर को नहीं बोला,
तो उन्होंने बोला देखिए अगर आप उन्हें सॉरी नहीं बोलेंगे तो मैं आपसे शादी। बातें जो है और सिर्फ एक शब्द सॉरी ना बोलने के कारण दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। दरअसल अताउल्ला खान का मधुबाला की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था और ये बात दिलीप साहब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने मधुबाला से कहा था कि यदि वो अपने सारे रिश्ते अपने पिता से तोड़ के उनके पास आ जाए तो वो शादी कर लेंगे, लेकिन मधुबाला को ये मंजूर नहीं था। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अताउल्ला खान मधुबाला को बॉम्बे से बाहर क्यों नहीं जाने देते थे। दरअसल बचपन से ही मधुबाला के दिल में छेद था। इस कारण अताउल्ला खान के मन में मधुबाला को कभी भी खून की उल्टी हो जाने का डर सताता रहता था। इसलिए वो मधुबाला को बॉम्बे से बाहर नहीं जाने देते थे और वो ये भी नहीं चाहते थे कि यह बात बाहर फैले, क्योंकि इससे मधुबाला के कैरियर पर बुरा असर पड़ सकता था। दूसरा कारण ये भी था कि फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के बिहार एरिया में होने वाली थी और वो डकैतों का इलाका होता था। असुरक्षा के डर से भी वो मधुबाला को वहां नहीं भेजना चाहते थे। और आगे मधुबाला की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी और फिल्म मुगले आजम को भी बनने में 14 साल लगे। इस फिल्म के बनते बनते मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच इतनी दूरियां आ गई कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन था जिसमें सलीम अनारकली के चेहरे पर पंख घुमाता है, लेकिन जब यह सीन शूट हो रहा था तब उन दोनों के बीच दुआ सलाम भी नहीं थी। इस फिल्म में उन्हें असली लोहे की जंजीरें तक पहनाई गई ताकि सीन ओरिजिनल लगे। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तब तक मधुबाला की तबीयत और खराब हो चुकी थी। 5 अगस्त 1960 को मुगले आजम रिलीज हुई और यह फिल्म ऐसी सुपरहिट हुई कि भारतीय सिनेमा में आज तक इसे याद किया जाता है। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए गायक और अभिनेता किशोर कुमार। इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और सेट पर किशोर कुमार मधुबाला को अपनी बातों से खूब हंसाते। मधुबाला को किशोर कुमार के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा और किशोर कुमार मन ही मन मधुबाला से प्यार करने लगे थे। उस समय न सिर्फ किशोर कुमार बल्कि प्रदीप कुमार और भारत भूषण भी मधुबाला के दीवाने हो गए थे और इन तीनों ने मधुबाला को शादी का प्रस्ताव दे डाला। लेकिन मधुबाला किशोर कुमार की तरफ आकर्षित होती जा रही थी और किशोर कुमार भी उन्हें इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। इन दोनों ने साथ में एक फिल्म साइन की, नॉटी बॉय, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही मधुबाला की ज्यादा तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें लंदन जाकर इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन वो लंदन जाने से पहले शादी करना चाहती थी। जब किशोर कुमार को उनकी शिक्षा के बारे में पता चला तो किशोर कुमार ने अताउल्ला खान से दोनों की शादी के बारे में बात की। अताउल्ला खान चाहते थे कि वो लंदन से वापस आकर शादी करे, इसीलिए दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया। जहां एक ओर किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म के मुताबिक मधुबाला से निकाह किया, वहीं दूसरी ओर हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह भी किया। लेकिन किशोर कुमार के घर वालों ने मधुबाला को कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया और किशोर कुमार के लाख समझाने पर भी वो नहीं माने। इसके बाद किशोर कुमार मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि मधुबाला के पास अब कुछ सालों का ही समय बचा हुआ है। ये बात सुनकर दोनों को बहुत गहरा धक्का लगा। लंदन से वापस आने के बाद मधुबाला की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी और किशोर कुमार काम में बेहद बिजी हो गए। मधुबाला कार्टर रोड पर बंगले में ज़्यादातर अकेले ही नर्स की देखरेख में रहा करती थी, क्योंकि किशोर कुमार उन दिनों ज़्यादा बिजी होने के कारण मधुबाला को कम वक्त दे पाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे किशोर कुमार ने मधुबाला को सिर्फ नर्स और ड्राइवर के सहारे छोड़ दिया है। लेकिन मधुबाला किशोर कुमार के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मधुबाला अब ज़्यादातर वक्त अकेले ही काटने को मजबूर थी। धीरे धीरे वो बिस्तर पर आ गई और काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उन्होंने सजना संवरना तक छोड़ दिया था। अपने बिगड़ते रूप को देखकर वो बेहद दुखी रहती थी। जहाँ कभी उनसे मिलने के लिए सभी बेकरार रहते थे, लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो कोई उनसे मिलने तक नहीं आता था। जब मधुबाला काफ़ी बीमार थी तो दिलीप कुमार मधुबाला से मिलने उनके घर पर आए और मधुबाला ने बातचीत के दौरान उनसे कहा
कि यदि मैं ठीक हो जाती हूँ तो क्या आप मेरे साथ फिर से काम करेंगे? तब दिलीप कुमार ने कहा था हाँ। दिलीप कुमार ने कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और हम दोनों एक साथ मिलकर जरूर काम करेंगे। अब मधुबाला की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें सांस लेना भारी पड़ रहा था, जिसके लिए उन्हें हर घंटे ऑक्सीजन देना पड़ता था। और जब मधुबाला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और किशोर कुमार भी उनके पास आ गए, उन्हें बॉम्बे के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन आखिर में वो मनहूस घड़ी आ ही गई। वो तारीख थी 23 फरवरी 1969, जब इस सौंदर्य की देवी और वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा ने इस जहां को अलविदा कह दिया और भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा आसमान में कहीं खो गया। जब मधुबाला का निधन हुआ उस वक्त दिलीप कुमार मद्रास में अपनी फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें जैसे ही मधुबाला के निधन की खबर मिली, भागते हुए मद्रास से बॉम्बे पहुंचे। जब तक दिलीप कुमार मुंबई पहुंचते तब तक मधुबाला को उनकी निजी डायरी के साथ सांता क्रूज बॉम्बे में जोहो मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया जा चुका था। दिलीप कुमार सीधे उनके कब्र पर पहुंचे, फूल चढ़ाया और बुझी आंखों से काफी देर तक कब्र को निहारते रहे। वैलेंटाइन यानी प्यार के दिन जन्मी मधुबाला जीवन भर प्यार के लिए तरसती रही। आपको आज का किस्सा कैसा लगा और आपको मधुबाला की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद।